नमस्कार। तो बाजार में जिन लेवल से ओपन हुआ था मार्केट, वहां से तो आपको अच्छी तेजी दिख रही है। 19,700 के ऊपर इस वक्त बाजार में आपको निफ्टी दिख रहा है और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी लगभग 200 पॉइंट्स की बढ़त है। आज बड़े सपोर्ट जो आपको दिख रहा है वो ऑफ कोर्स पावर सेक्टर तो है ही, जो पिछले हफ्ते सेक्टर लीडर भी रहा। आज भी पावर सेक्टर एनटीपीसी के नंबर्स के बाद, पावर ग्रिड के नंबर से पहले इस पूरे स्पेस में अच्छी मूव है। साथ ही मेटल्स अच्छे चल रहे हैं और आईटी का भी आज सपोर्ट मिला हुआ है। बैंक्स और फाइनेंशियल से भी आपको स्थिति अच्छी दिख रही है और अब इंतजार है ऑटो नंबर्स का, और उससे पहले आपको ऑटो स्पेस में भी एक अच्छी पोजीशनिंग दिख रही है। आज मारुति के नंबर्स भी आने हैं और यस, नॉट टू मिस, ब्रॉडर मार्केट्स में तो ऑलरेडी अच्छा खासा एक्शन है। चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, वहां पिछले हफ्ते भी एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था और अर्निंग बैग्ड अब भी आपको स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। लेकिन ये एक स्पेस पावर तो जैसे अभिषेक, गुड आफ्टरनून, पावर तो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा डिफेंसिव है। अगर बाजार में कुछ चले ना चले, मतलब प्रियंका, मुझे याद नहीं है कि पावर में इस तरह की तेजी कभी बनी हो। बिल्कुल, क्योंकि पावर स्टॉक्स चलते थे, सरकारी कंपनियां ज्यादा होती थी, एक बार चलते थे फिर थोड़े ठंडे होते थे। हाँ। लेकिन ये थम नहीं रही, REC, PFC, क्या कमाल की तेजी दिख रही है। तो इनफैक्ट PSC स्पेस ही आप देखें, सिर्फ पावर रिलेटेड नहीं, और पावर में भी सबसे बड़ी तीनों ही, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी देखिए, हमने कुछ दिन पहले हमने मार्केट गपशप किया और हमने पावर को भी कवर किया था। और पावर में जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, पावर इंफ्रा वाले हो, पावर यूटिलिटीज हो, फाइनेंसर्स हो, सारे के सारे चल रहे हैं। और हमारी जब आशीष जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो ये इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली कंपनियां है ना, उसको भी पावर में इंक्लूड कर लीजिए। और वहां बड़े अच्छे मौके बन रहे हैं अब। ठीक है, तो मौके बहुत सारे अच्छे बन रहे हैं। और साथ ही आज, क्योंकि सुबह ही जब अभिषेक भी बता रहे थे कि चाइना का PMI नंबर अच्छा आया, तो आपको मेटल्स जो पिछले हफ्ते से ही चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन दूसरा जो एक लगाट स्पेस जिसमें रुक रुक के मूव आती है, IT, वो जो आज तेजी दिखा रहा है, क्या वो तेजी, और अब गिरना बंद हो गया है। IT के नंबर्स भी हो चुके हैं, ओवरडाउन हो चुका है वो सेलिंग वाला ट्रेड। लेकिन यहाँ से अब भी बुलिश बेट्स पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आती है या नहीं आती, वो हम आगे फर्दर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर अभी पुट कॉल रेशियो भी हम दिखा रहे हैं। बाजार का जो सेटअप है वो इस वक्त आप देखें ना, 600 को बचा लिया हमने। सबसे बड़ी बात है अभिषेक, 19,600 को बचाया और 700 को क्रॉस भी कर लिया इंट्राडे। तो ये स्ट्रेंथ है, मतलब जहां पर हम खुले, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि ऐसा तो नहीं कि मतलब आज लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहेगा, बट बाजार ने अपने आप को उन लेवल्स पर पकाया। और अब देखिए, हम दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं 19,700 के ऊपर जाकर। इस बीच नोसिल के रिजल्ट्स आए थे, एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि मार्जिन में बढ़त आई है और शेयर भी इस वक्त ऊपर कारोबार कर रहा है। नोसिल का 2.5% के आसपास की तेजी है। तो नतीजे आने के बाद ये शेयर गिरा, लेकिन अब फिर से ये ऊपर जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आय 393 करोड़ से बढ़कर 397 करोड़ पर पहुंच गई है। ये तिमाही दर तिमाही आधार के आंकड़े हैं और मार्जिन में भी हमने बढ़त देखी है। नोसिल 220 रुपए पर यह शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुनाफे की बात करें तो 28 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ का फिगर मुनाफे के फ्रंट पर आया, तो मुनाफा भी ठीक ठाक। नोसिल के नंबर पर एक बार जरा व्यू लेते हैं। हमारे आज के खास मेहमान टेक्निकल एक्सपर्ट लक्ष्य सिंह जुड़ गए हैं। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार से पहले बात हम नोसिल की करेंगे, एक बार जरा व्यू दीजिए नोसिल पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, फिलहाल तो देखिए हाई लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट जो कोशिश है यहाँ पे यही है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये कोशिश कर सकता है और 225 के ऊपर आप 235 तक के लेवल देख सकते हैं। 35 तक के स्तर देख सकते हैं नोसिल के शेयर में। लेकिन अपने एक और मेहमान को जोड़ेंगे, शाइना मुकद्दम हमारे साथ हैं आज की हमारी फंडा एक्सपर्ट। उनसे आगे हम बातचीत करेंगे, बाजार पर भी नजरिया एक बार लेंगे उनसे। लेकिन लक्ष्य, आप जरा ना निफ्टी का लक्ष्य बताइए यहाँ से, क्योंकि 19,700 फिर से हमने पार कर लिया और कहीं ना कहीं जो 19,650 वाला पिछला सपोर्ट था, वहां से बाजार चला था। हमने 20,000 तक के स्तर देखे, फिर थोड़ी सी निराशा एक्सपायरी वाले दिन आई। आज के सत्र में बचा हुआ जो 1.5 घंटे के आसपास का समय है, आपको 1 घंटे रह गए इनफैक्ट अब तो, आपको क्या लग रहा है, अब लॉन्ग के मौके हैं या फिर थोड़ा ऊपर जाए तो शॉर्ट करें? हालांकि बाजार को जो अंडर करंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगर हम देखें ओवरऑल तो मिड कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप में मैं कहूंगा डिवाइडेड स्ट्रेंथ है। ऊपर की तरफ खींचने वाले भी हैं, नीचे खींचने वाले भी कुछ हैं, तो रोटेशन थोड़ा चल रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी जो है वो उसी रेंज में है। एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो 740 के आसपास रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, और हमने वो ट्रेंड को अभी नलीफाई, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे लगता है 19,730-40 के आसपास आपको सेलिंग जोन मिलेगा, जहां पे अच्छी सप्लाई आ सकती है। हम ऑलरेडी लो लेवल से ठीक ठाक बाउंस दे चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने एकदम
ये देखिए, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप बोलें कि दोबारा से रैली शुरू हो सकती है, उसके लिए एफआईआईज़ को दोबारा से अपनी बुलिश पोजीशन बनानी है, जो कि उन्होंने अनवाइंड कर ली है, जो कि बहुत बड़ी बुलिश पोजीशन थी फ्यूचर्स में, इंडेक्स में और स्टॉक्स में। तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन के बाउंस में एफआईआईज़ इतनी बड़ी पोजीशन को वापस से बना पाएँगे, और वो इस तरीके से नहीं बनती जिस तरीके से हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बाउंस पे सेलिंग अपॉर्च्युनिटी ही बननी चाहिए, जब तक एफआईआई का, एफएनओ का डेटा हमें थोड़ी-सी कन्विंस करे कि क्या वो दोबारा से लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। तो 19,730, 750 और बैंक निफ्टी में 45,670 और 720 का एरिया जो है, वो एक रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा अभी भी। और ये जो बाउंस है, सिर्फ ये एग्जिटिंग अपॉर्च्युनिटी है फिलहाल, जब तक हम 45,750 के नीचे हैं और 19,750 के नीचे। तो ये 2 लेवल मार्क कर लें, और इसके ऊपर जाने पे और क्लोजिंग पे ही हम बुलिश होंगे। 19,750 के ऊपर जब निफ्टी जाएगा तो आपको बुलिश होना है उससे। हालांकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। आज की अगर हम इंट्राडे की बात करें तो बहुत मुश्किल 25 से 30 अंकों के आसपास की दूरी रह गई थी, लेकिन टेक्निकल्स के अपने लेवल्स होते हैं, उनको रेस्पेक्ट करना पड़ता है। और लक्ष्य का ये व्यू है कि 19,750 के ऊपर जाकर ही आपको फिर से बुलिश होना है। लेकिन शाइना मैम, आपसे जरा ना मेटल के बारे में राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम मेटल स्टॉक्स को आज चलते हुए देख रहे हैं और बढ़िया तेज़ी है। क्योंकि हम टाटा स्टील को हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी थी, अभी भी 2% के आसपास की मजबूती इसमें है। हिंडाल्को का शेयर चल रहा है, और चाइना के जो पीएमआई के डेटा आए थे, उसके अलावा स्टिमुलस की बातचीत हो रही है। आज सुबह के सत्र में हमारे संपादक निकुंज डालमिया से बातचीत हो रही थी कि अभी ट्रेडिंग बेट्स हैं, रहने चाहिए ये मेटल वाले जो शेयर हैं। मेटल के जो कंज्यूमर है उस पर बुलिश होने का ये सही वक्त है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, और मेटल की चाल आप कैसे देख रही हैं यहाँ से? देखिए, चाइना का पीएमआई डेटा तो अच्छा था, लेकिन अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म लास्ट कपल ऑफ मंथ्स का देखें, तो वहां पर काफी प्रोडक्शन का भी इंक्रीज हो गया और सप्लाई का भी इंक्रीज हो गया है। तो उस हिसाब से मेटल प्राइसेस जो काफी नीचे आ चुके थे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, वो अभी सॉफ्ट होने की उम्मीद है। तो जैसे अभी निकुंज ने कहा कि द यूजर्स ऑफ मेटल्स, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको बेनिफिट रहेगा ज्यादा, क्योंकि प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स उनके कम होंगे। तो आई विल एग्री विद इट। हैविंग सेड दैट, आई थिंक टाटा स्टील, अगर आपको इन्वेस्ट करना है मेटल्स में, तो अभी ठीक लगता है, थोड़ा कंसोलिडेट होके इट शुड रिमेन गुड। बट आई थिंक कंज्यूमर्स ऑफ मेटल्स, रॉ मटेरियल जिनका होता है, उनको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात तो है, मेटल कंज्यूमर्स और कमोडिटी कंज्यूमर्स और कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, ये ट्रेड आपको क्लियरली दिख रहा है। कमोडिटी प्राइसेस भी आप देखें ना, 52 वीक से हाई काफी ऊपर आ चुके हैं। हाँ, 4-5% की मूव आपको दिख रही है। क्रूड को देख लीजिए, मतलब 85 के आसपास से 70 के आसपास गया था, तो 85 तक अब आ चुका है, आराम से 20% का वहां से मूव है। उसी तरह का आप देखें सारे एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, सब जगह आपको देखा मेटल का ट्रेड अभी इज हियर टू स्टे, ऐसा लग भी रहा है। लेकिन अब चलिए, आज हमारे एक्सपर्ट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कहाँ दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ देर में श्रीकांत चौहान भी होंगे, लेकिन लक्ष्य हमारे साथ हैं। लक्ष्य ने अपना इंडेक्स पे तो व्यू शेयर किया, अपनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी बताएं लक्ष्य। ऑटो में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नंबर्स आने वाले हैं, और मार्केट ने काफी कुछ अच्छा प्राइसिंग कर लिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेल द न्यूज काइंड ऑफ माहौल दिख सकता है। तो अगेन टाटा मोटर जो है, वो मुझे ऐसा लग रहा है टॉप बना रहा है ब्रॉडर टर्म्स में। पोजिशनल अगर महीने, 2 महीने, हम 3 महीने की भी बात करें, तो यहाँ पे एक 20% तक का करेक्शन दिख सकता है। मुझे अगले 2 से 3 महीने में दिखता है। 25% तो ज्यादा बोल दूंगा, लेकिन 20% तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे दिखता है। 550 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली में मुझे लगता है यहाँ पे 650 के स्टॉप लॉस से आप 636, 630 तक की ट्रेड ले सकते हैं। अशोक लेलैंड जो है वो 185.5 या 186 अप्रोक्सीमेटली का स्टॉप लॉस लेके आप 177, 174 के टारगेट के लिए यहाँ पे स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, हो सकता है यहाँ पे और समय बिताए, लेकिन एक करेक्शन, थोड़ा छोटा सा डिप आ सकता है यहाँ पे। अब पोजिशनली, जैसे मैंने लास्ट वीक भी मेटल के बारे में, पिछले 2 हफ्तों से मैं लगातार बोल रहा हूँ मेटल अच्छा करेंगे, और मेटल अभी 122 पे अपना टाटा स्टील आ चुका है। हम इसके बारे में 117 से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये यहाँ से अगर कोई लंबे, मतलब कम से कम 15-20 दिन का किसी का व्यू है, महीने भर वेट कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे 130 के ऊपर भी टारगेट दिखते हैं। लेकिन एक स्विंग की बात करूं अगर मैं, तो 126 से 128 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस 119 का होगा, और हिंडाल्को में आपका स्टॉप लॉस होगा 449 का, और यहाँ पे 470, 478 तक के टारगेट दिखते हैं। तो स्विंग में थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस सह सकते हैं, तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर बुलिश है यहाँ पे। तो टाटा स्टील और हिंडाल्को ये आपके लिए पोजिशनल ट्रेड होगा, आपको समय देना होगा 4 से 6 दिन के आसपास का।
और लक्ष्य आपके स्क्रीन पर 128 तक टाटा स्टील का शेयर जा सकता है। हिंडाल्को के लिए जो टारगेट होगा वो 470 से 478, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग लगा लक्ष्य, क्योंकि आप टाटा मोटर के लिए 550 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, काफी नीचे है, हाँ 20% यहाँ से लगभग। करेक्ट। तो हालांकि फिलहाल जो इमीडिएट जो टारगेट है वो है 636 और उसके बाद 630 का। अशोक लेलैंड वहां पर भी थोड़े से बेरिश टोन है, वहां पर जो लक्ष्य है 177 से 174 का। ये 2 सेल कॉल लक्ष्य की तरफ से ऑटो में। लेकिन ऑटो कंपनियों के कल नंबर आ जाएंगे, जुलाई महीने के कल से आने की शुरुआत हो जाएगी। इस बार अनुमान क्या है, कैसे नंबर आते हुए दिखेंगे, सरप्राइज कहां पर आएगा, निराशा कहां पर होगी, ये तमाम आंकड़े लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए नंबर्स कैसे आएंगे? पिछली बार हमने देखा था कि कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े ठीक ठाक थे, इस बार कौन सा ब्राइट स्पेस होगा? इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़ों से बहुत उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि मॉनसून के चलते कई सारे सेगमेंट्स पे असर देखने को हमें मिल सकता है। सबसे पहले सेगमेंटल उम्मीदों की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट यहाँ पे डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई ज़रूर नज़र आई है, और स्मॉल कार सेगमेंट में एक पुश ज़रूर हम देख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं इंडस्ट्री लेवल पे। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक सीजनली वीक महीना है पूरे इंडस्ट्री के लिए, और इसी के साथ जो मॉनसून है उसके चलते और भी कुछ परचेजेस जो हैं वो डिले होते हुए नजर आए हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो पूरे साल में ही जो फेस्टिव्स हैं, त्यौहार हैं, वो थोड़े से लेट आ रहे हैं, उसके चलते बीते महीने में कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर उस फ्रंट पे भी नहीं दिखेगा। पर आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो मॉनसून के चलते यहाँ पे भी एक असर हो सकता है और इन्वेंट्री बिल्डअप होती हुई दिख रही है ट्रैक्टर में, एस्कॉर्ट्स और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के चलते। अब बात करते हैं आंकड़ों की, तो यहाँ पे सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति सुजुकी के नंबर्स महीने दर महीने बढ़ने की उम्मीद है। 16% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पिछले महीने बहुत अच्छे आंकड़े नहीं आए थे, तो छोटे बेस के ऊपर एक अच्छी ग्रोथ आप दिखेंगे, पर नॉर्मलाइज सेल्स पे कंपनी वापस जाती हुई दिखेगी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स से लगभग सपाट ग्रोथ की उम्मीद है महीने दर महीने। बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो जैसा कि हम बता रहे थे सीजनली वीक महीना है, जिसके चलते आयशर मोटर्स, VECV, टाटा मोटर और अशोक लेलैंड से महीने दर महीने हल्की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प एक आंकड़ा हो सकता है जिसको हमें ध्यान रखना है। वो क्यों? क्योंकि पिछले महीने कंपनी ने सरप्राइज किया था अच्छे नंबर्स देकर, और इसके बाद अगर हम देखें तो उस नंबर्स पे 8% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड से लगभग सपाट ग्रोथ की उम्मीद है। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे यहाँ पे महीने दर महीने भारी गिरावट हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मॉनसून के चलते बहुत सारी बिक्री डिले होती हुई नजर आई है और साथ ही इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है, तो इसीलिए एस्कॉर्ट्स और M&M के जो आंकड़े हैं वहाँ पे 30 से करीब 40-50% की हम गिरावट देख रहे हैं महीने दर महीने। चलिए ठीक है, तो देखना होगा कि किस तरह की नंबर्स निकल कर आते हैं। कुछ सेगमेंट जो सृष्टि यहाँ क्लियरली बता रही हैं कि CV थोड़ा सीजनल वीकनेस रहती है, टिपिक डिमांड PV में रह सकती है स्मॉल कार सेगमेंट की, क्योंकि यहाँ पर कार डिस्काउंट्स अच्छे मिले थे, तो ये सब वॉच आउट करेंगे हम। सृष्टि, इंतजार रहेगा आपसे कल एक रिव्यू का भी जब नंबर्स आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे हमारे साथ श्रीकांत भी हैं, श्रीकांत से भी आज के ट्रेड समझते हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, हम इंतजार कर रहे थे आपका, बताएं आपकी आज की रिकमेंडेशंस क्या है? या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है इसमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आ रही है, क्योंकि जो मार्केट में फॉल आना चाहिए था वो 19,600 में एक काफी अच्छी तरीके से रुक गया है। कई सारे स्टॉक्स में वापस एक रिकवरी बनी है और हायर लेवल्स पे देखा जाए तो 19,800, 850 के करीब रेजिस्टेंस है। तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, शायद मार्केट एक बार 19,800 के काफी क्लोज बाय जा सकता है और फिर वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं आती है। लेकिन जब तक 19,800 क्रॉस नहीं होता तब तक हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेटल्स में जिंदल स्टील एंड पावर को लॉन्ग करके चल सकता है, जो 670 के करीब ट्रेड कर रहा है। 654 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट्स नजर आते हैं 690 से लेकर 700 के। हमें लगता है कि पूरे मेटल स्पेस में एक अच्छी एक्टिविटी है और कई सारे मेटल स्टॉक्स में और भी तेजी बन सकती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया जो 1960-65 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लगता है कि ये स्टॉक 2050 के लेवल्स दिखा सकता है। एक अच्छे ब्रेकआउट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो करंट लेवल से अगर मुझे कमिंस इंडिया को लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे 1920 के, और ऑनगोइंग पैटर्न के बेसिस पे लगता है कि ये स्टॉक 2040-2050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कमिंस और
जिंदल स्टील एंड पावर को लॉन्ग करने की राय रखेंगे। वो ट्रेड्स लिए हैं, कमेंट्स भी और जीएसपीएल भी, दोनों अच्छे चल रहे हैं। फ्लेवर में देखिए, जो फ्लेवर है उसके करेक्ट, फ्रेंड ऑफ ट्रेंड, हाँ ये थियरी चलती है बाजार में। करेक्ट, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन का भी रुख करते हैं। आज हमारे साथ रुद्र मूर्ति हैं फोन लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून रुद्र, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है, बताइए कौन सा धमाकेदार ट्रेड लेकर आए आप हमारे व्यूअर्स के लिए। या वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका, ET Now सभी व्यूअर्स के लिए रुद्रा का बहुत बहुत बधाई और शुभाशयगल। और फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मी अभी चार्ट पर गेल बहुत स्ट्रांग लगता है। आज का फ्यूचर्स देखा है तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन गेल में हुआ है विथ प्राइस मूविंग अप, सो 3.5% प्राइस एक्शन है और ओपन इंटरेस्ट का एडिशन क्लोज टू 10% है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन ऑन चार्ट पैटर्न, सो गेल कैन बी बॉट। मेरा गेल का ऑप्शन पर 120 का कॉल ऑप्शन ले सकता है और अभी करंट मार्केट प्राइस देखा है तो इट इज नियर बाई टू 6 रुपीज, सो गेल को 6 रुपी प्रीमियम पर 120 का स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें होता है 82,350 और मैक्सिमम लॉस, इसका स्टॉप लॉस 3 रुपए है और मैक्सिमम लॉस 27,450 है। So risk reward is very very favorable, 1:4 kind of a risk reward, and at current market price even in futures it looks a great buy. So GAIL का call option ले सकता है and expecting a target of around current price से 15 rupees target with a stop loss of 3 rupees on 120 call option of GAIL. ठीक है रुद्र, बहुत शुक्रिया आपका। और गेल में दरअसल इस लेवल पर आके, क्योंकि देखिए सुबह भी कई सारे लोगों के ना रिकमेंडेशन आई थी, एक बड़ी यूबीएस की रिपोर्ट आई है इसमें, हाँ, डबल अपग्रेड आया है, शेयर चलना था, लेकिन 4% ऊपर, उसके बाद भी आप इस पर कन्विक्शन आप दिखाई और कि शेयर चलेगा, ये अच्छी चीज है। गेल की बार रणनीति आपके सामने हम फिर से लेकर आएंगे और एक बार जरा उसको दोहरा देते हैं आपके लिए कि आपको करना क्या है गेल के ऑप्शन में। रुद्र ने आपको ये सलाह दी है, इस वक्त 4% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और 120 वाली कॉल खरीदनी आपको 6 रुपए पर मिलेगी, लक्ष्य 15 रुपए, स्टॉप लॉस 3 रुपए, प्रीमियम आपका जाएगा 54,900 और अधिकतम जो मुनाफा होगा आपको 82,350 और अधिकतम जो नुकसान की आशंका जो है वो 27,000 रुपए के आसपास है। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग पर जो रिस्क डिस्क्लोजर है आपकी स्क्रीन पर, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर समय की कमी हो फोटो खींच लिए, फिर इत्मीनान से पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, तो ये ध्यान में होना चाहिए कि थोड़ा सा रिस्की एसेट्स होते हैं वायदा बाजार के। लेकिन शाइना जी, अभी थोड़ी देर पहले ना वेल्सपन इंडिया के नतीजे आए थे और हम देख रहे हैं कि ये शेयर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 11% की शानदार तेजी है वेल्सपन इंडिया के शेयर में। आपको यहाँ से भविष्य कैसा दिख रहा है कंपनी का? फंडामेंटली क्या सलाह देंगे इस पर? क्या ये तेजी बनी रहेगी अभी? मुझे लगता है कि तेजी बनी रहेगी, काफी अच्छा मतलब उसका परफॉर्मेंस रहा है एंड जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वो फिर से रिवाइवल दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनके जो सेल्स है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है फॉर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए। वेल्सपन के शेयर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन श्रीकांत, आप जरा ना, चूंकि पावर लगातार चल रहा है और लगातार हम व्यू ले भी रहे हैं, क्योंकि लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मूव्स बहुत यदाकदा दिखते हैं बाजार में, स्पेशली पावर में। एनटीपीसी, इनको कहा जाता है कि स्लो मूवर है, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये ऐसे चौके छक्के लगा के चल रहे हैं। आप देखिए 218 रुपए पर बहाव है। एक समय था कि प्रियंका, इसको हम लोग 100 रुपए से ना मूव होते हुए बड़े मुश्किल से देखते थे। बात बिल्कुल ठीक है आपके, अभिषेक। और यही हाल आरईसी पीएफसी का भी होता था, लेकिन ये ऐसे ऊपर गए हैं। करेक्ट। एनटीपीसी पर श्रीकांत जी जरा व्यू दीजिए, कहां तक आपको जाता हुआ ये शेयर लग रहा है? क्या अभी भी लॉन्ग इनिशिएट करें या फिर रैली ज्यादा हो गई है? थोड़ा सावधान रहें। कंसोलिडेशन वाले फेज में जाने की आशंका है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक से 15 से 20% के रिटर्न नहीं देखे थे, और इस बार अगर आप देखें तो ओवरऑल पावर सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है। एनटीपीसी, टाटा पावर से लेकर बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं
उन पावर ग्रिड या पावर मैक्स सभी में अच्छी एक्टिविटी बनी है और सभी स्टॉक्स में एक जो मोमेंटम बना है वो काफी कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। अगर एनटीपीसी के भी चार्ट को देखें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगर इस माफ कीजिएगा, पर्टिकुलर आपको थोड़ी देर के लिए मोमेंटम के रोकना साथ चाहेंगे क्योंकि यूपीएल के नतीजों का इंतजार था और दर्शकों को ये बताना बड़ा जरूरी है। आज जो है 10,821 करोड़ से घटकर 8,963 करोड़, तो आय के मोर्चे पर निराशा। और शेयर को हम देख रहे हैं कि जो ही नतीजा है ये शेयर ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। मुनाफे का आंकड़ा भी लेके आएंगे क्योंकि मुनाफे का जो आंकड़ा है वो भी हमारे अनुमान से कमजोर ही आया है, लेकिन आय के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। 627 रुपए का भाव है। देखना होगा कि कमेंट्री किस तरह की आती है यूपीएल की तरफ से, क्योंकि हमने देखा था कि ग्लोबली जिन कंपनीज के गाइडेंस आए थे वहां पर कटौती हमें देखने को मिली थी। एफएमसी के गाइडेंस आए, बेयर क्रॉप ने भी गाइडेंस कट किया, बीएसएफ ने अपना गाइडेंस कट किया था। तो जो भी केमिकल और एग्रो केमिकल में जो थोड़ी सी ना हमने कैपेक्स तो बहुत देखा है, लेकिन शायद वो ग्रोथ एंजॉय ना करे आगे, ये इसको लेके थोड़े सवाल ये जरूर हैं। चैलेंज आ रहा है ये 1-2 क्वार्टर के लिए, क्योंकि इनको चाइनीज सप्लायर से भी कंपटीशन आ रहा है इस पूरे स्पेस को, और वीकर डिमांड और वीकर एक्सपोर्ट्स, ये सब चैलेंजेस है। लेकिन मैं एस्टिमेशन देख रही थी अभिषेक, क्यू ऑन क्यू जो हमारी एस्टिमेशन थी कि 37% तक का डेंट तो आएगा ही आएगा, ये तो उससे भी कमजोर आया है, काफी कमजोर आया है, एस्टिमेशन से भी नीचे आया है। लेकिन काफी कमजोर आए हैं। स्टॉक आप देखें ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेजर ऑफ द फॉल हो चुका है, क्योंकि हो चुका है ना, वो हो चुका है। हमने देखा था कि नहीं, अब जब ये गाइडेंस वगैरह कट हो रहे थे तो शेयर उसके बाद से लगातार प्रेशर में रहा है। मतलब ऐसी कोई रिकवरी के साइंस नहीं दिए, इक्का दुक्का मौके शायद ये शेयर चला होगा, लेकिन ज्यादातर ये गिरा ये पिछले महीने भर में। इस पर लक्ष्य जरा आप यू दीजिए, यूपीएल क्या करना चाहिए इस पर अभी? जी, फिलहाल यूपीएल का जो चार्ट है, देखिए अभी तक तो कमजोर था, लेकिन आज की प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो रिजल्ट्स मुझे लगता है ओवरऑल प्राइस्ड इन है इस लेवल पे, तो एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है हम 645 तक चले जाएं, लेकिन अगर आप ब्रॉड ओवरऑल पैटर्न देखेंगे तो वो तो कमजोर ही आ रहा है। तो आपको अगर यहाँ से लॉन्ग होना तो एक स्विंग मिल सकता है टुवर्ड्स 643। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 620 का, क्योंकि अभी रिजल्ट आया, रिएक्शन थोड़ा सा शार्प हो सकता है। तो ये सिर्फ एक स्विंग के लिए, ओवरऑल चीजें अभी बदली नहीं है, ओवरऑल काफी कमजोर रहा है ये स्टॉक, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। आप चाहे तो यूपीएल ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इससे उम्मीदें पालना ठीक नहीं है। एक फंडामेंटल चेक लेंगे शाइना जी से। शाइना जी, आप यूपीएल और यूपीएल समेत आप जरा बाकी एग्रोकेमिकल स्पेस के भी बारे में राय दे दीजिएगा। यूपीएल में क्या करना है? नंबर्स तो बहुत खराब आए हैं, क्योंकि मुनाफा 951 करोड़ से घटकर 102 करोड़ और आय 10,800 करोड़ से घटकर 9,000 करोड़ के नीचे। क्या लग रहा है आपको आगे? मेरे हिसाब से ये पूरा जो केमिकल स्पेस है, अगर आप ब्रॉडली लो तो नंबर्स वीक होने के एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन उससे भी वीक आ रहे हैं। आज आप देखो, अर्लियर नवीन फ्लोरिन के भी नंबर्स थे, अभी यूपीएल है, बोर्डल के, आई मीन अक्रॉस द बोर्ड केमिकल कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। एंड जैसे आपने बताया, उनका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो मोर और लेस सेम है, लेकिन रियलाइजेशंस नीचे आ रहे हैं, डिमांड नीचे आ रहा है। सो टू दैट एक्सटेंट ये पूरा सेक्टर एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए सेक्टर। एक आध क्वार्टर की पेन है, ये हम डिस्कस भी कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक स्विंग ट्रेड के लिए, ट्रेडर्स के लिए एक स्विंग छोटा सा मिल सकता है, जो अभी लक्ष्य मान रहे हैं। देखना होगा, इंपॉर्टेंट वॉच आउट करना होगा जो आज कमेंट्री शाम को आएगी, कि कमेंट्री में मैनेजमेंट आगे के लिए क्या डायरेक्शन देता है। फिलहाल कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक में हम देखने की 121 अंकों की मजबूती है। ब्रॉडर मार्केट संकेत बहुत अच्छे। इस बीच गेल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर, मुनाफा हो गया है डबल से ज्यादा, 604 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ रुपए से ऊपर का फिगर गेल ने रिपोर्ट किया है। थोड़ी देर पहले रुद्रमूर्ति आपको ऑप्शंस की रणनीति बता रहे थे और हमारे एक्सपर्ट्स भी बुलिश हैं इस शेयर पर। आज 120 रुपए के ऊपर जाकर शेयर ट्रेड कर रहा था। नतीजों के बाद थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि नीचे आया है गेल का शेयर। जी हाँ, प्रॉफिट बुक हुआ जैसे लग रहा है, प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी जरूर आई है। आय हालांकि थोड़ी सी कमजोर हुई है, 32,843 करोड़ से घटकर 32,212 करोड़। तो प्रियंका, लग रहा है कि शायद कोई वन टाइम है इसमें, मुनाफे में कोई होगा ना, कोई वन टाइम, कोई डिटेल आती है कुछ तो आया होगा इसमें, करेक्ट। इसके चलते। अदरवाइज इतने खतरनाक मुनाफा हम कहेंगे। गेल पर तो व्यू ले चुके हैं, बट एक टेक्निकल चेक और ले लेते हैं। क्या करना चाहिए इस पर श्रीकांत जी? गेल के शेयर में थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन नतीजे तो अच्छा है। आय के फ्रंट पर तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सुस्ती है, लेकिन मुनाफे के अच्छे फिगर आए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर करंट लेवल से अगर गेल के चार्ट को देखा जाए तो मुझे लगता है कि इट इज नाउ वेरी क्लोज टू इट्स
52 वीक हाईएस्ट लेवल्स समवेयर क्लोज टू 125 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस है और पिछले अगर 4 या 5 दिनों के ट्रेंड को देखें तो एक अच्छी रैली भी हमने देखी है और जैसे मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, मैं यही दोहराना चाहूंगा कि कई सारी कंपनीज अपने रिजल्ट्स को ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन कर चुकी है और इसी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छे नंबर्स आने के बाद इनफैक्ट मार्केट में करेक्शन आ रहा है और जहाँ पे भी खराब नंबर एक्सपेक्टेड थे जैसे कि लाइक यूपीएल की बात हो रही थी, शायद मुझे लगता है वहां पे कुछ रिबाउंड भी आ सकता है। तो इसी टाइप का कुछ हमें मार्केट में सिनेरियो देखने मिलेगा, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें क्योंकि हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 145-150 के लेवल्स दिखा सकता है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है करंट लेवल से अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन अगर लॉन्ग हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 117 रुपए का होना जरूरी है। तो ये तो चलिए गेल पे बात हुई। मैरिको के भी नंबर्स आए थे और मैरिको के नंबर्स पर बात करने के लिए नंबर्स के बाद मैरिको के सीएफओ पवन अग्रवाल हमसे बात कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और एक बार एक्सपोजर समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी जो एक कंसर्न एफएमसीजी कंपनीज के लिए कि उनकी रूरल डिमांड कैसे पैन आउट हो रही है और अदरवाइज प्रोडक्ट मिक्स और दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरीज पे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे जो डोमेस्टिक वैल्यू ग्रोथ दिख रही है मैरिको के लिए वो दिख रही है 4.9% लगभग YoY। अभी आप फिलहाल हमें और ये हालांकि ये लोवेस्ट भी है आपके लास्ट 12 क्वार्टर्स की FY24 के लिए आप हमें कैसी आउटलुक शेयर करना चाहते हैं? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन इन वॉल्यूम्स रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये आपने सही कहा कि रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव थी, हालांकि हमने वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव 3% दी, बट रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया बिजनेस में अप्रॉक्सीमेटली -6% थी और उसका रीजन ये है कि हमारी कुछ एक रॉ मटेरियल्स में काफ़ी डिफ्लेशन देखने को मिली। अगर मैं एडिबल ऑयल की बात करूं तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40-45% लोअर विच वी हैव पास्ड ऑन थ्रू प्राइस कट्स। सो इसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ कम दिख रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस अब डिफ्लेशन के बॉटम पे आ गई है और अब यहाँ से और नीचे नहीं जानी चाहिए एंड देयरफॉर गोइंग अहेड रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी शुड इंप्रूव व्हाइल वॉल्यूम ग्रोथ विल डेफिनेटली बी बेटर, बट H2 में जाकर के revenue growth definitely will move into the positive trajectory. So that's the reason as to why revenue growth was negative in spite of having a 3% positive volume growth. ठीक है सर, अगर हम रूरल यानी कि ग्रामीण अगर ग्रोथ की बात करें तो शहरी इलाकों के मुकाबले में देखें कि ग्रोथ सुस्त है और कहीं ना कहीं ये चिंता वाला विषय भी है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। अब यहाँ से आपको रिकवरी कैसी दिख रही है? क्या आपको लगता है कि ग्रामीण इलाकों की ग्रोथ अब बेहतर होती जाएगी यहाँ से? अब क्या आंकड़े शेयर करना चाहेंगे आप? कई क्वार्टर के नेगेटिव ग्रोथ के बाद लास्ट क्वार्टर में रूरल हैड मूव्ड इनटू ऑलमोस्ट फ्लैटिश एंड दिस क्वार्टर इट हैज मूव्ड इनटू पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी एंड वी बिलीव गोइंग अहेड द ग्रेजुअल रिकवरी शुड कंटिन्यू एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। आई थिंक मॉनसून लार्जली आई वुड से हैज बीन डिसेंट सो फार। इफ यू लुक एट इन्फ्लेशन वो अब इट इज सब 5%, गवर्नमेंट ने MSPs बढ़ाई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, सो देयरफॉर वी बिलीव दैट गोइंग अहेड स्लोली एंड स्टेडीली रूरल शुड रिकवर। अर्बन वाज डेफिनेटली डूइंग बेटर देन रूरल, सो दैट ट्रेंड वी कंटिन्यू टू सी। इसके अलावा आई थिंक अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो होम एंड पर्सनल केयर कैटेगरीज में ज्यादा स्ट्रेस एज कंपेयर टू फूड्स। फूड्स हैव बीन डूइंग गुड, इवन फॉर अस फूड्स हैज डिलीवर्ड अबाउट 25% growth. So going ahead, we believe it will not be hockey stick recovery, but gradual recovery should definitely play out. ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी दिखेगी, लेकिन अभी भी थोड़े से कंसर्न तो दिख रहे हैं, लैक तो है बिल्कुल। मिस्टर पवन, थोड़ा सा आपके इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे, जहां पर ग्रोथ तो दिखी है, 9% की YoY दिखी है कांस्टेंट करेंसी की टर्म पे, लेकिन अब स्ट्रीट ये जानना चाहता है ये फिर से मिड टीन लेवल्स पे कब वापस आ सकती है? सो इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर आप पिछले 8-10 क्वार्टर की बात करें तो लगभग हर क्वार्टर में हमने डबल डिजिट ग्रोथ दी, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 क्वार्टर जहां हमने 9% के आसपास ग्रोथ दी। और इसमें भी एक चीज बताना चाहूंगा आपको, इन सम ऑफ द टेरिटरीज वी आल्सो हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैक्रो हेडविंड। जैसे कि आपने कहा बांग्लादेश में देयर हैज बीन अ शार्प करेंसी डेप्रिसिएशन, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, बट इसके बावजूद हम काफी अच्छी ग्रोथ देते रहे बिकॉज हमारी प्रेजेंस वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। वी आर स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर्स इन द कैटेगरीज दैट वी ऑपरेट। So therefore we remain confident कि जहाँ तक इंटरनेशनल बिजनेस का सवाल है, we will continue to deliver very healthy growth, double digit constant currency growth in the near and medium term.
ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से यूपीएल को लेकर आएंगे, क्योंकि यूपीएल की जो कमेंट्री आई है थोड़ी सी निराशाजनक है और गाइडेंस में उन्होंने भारी कटौती की है। प्रियंका, आप देखिए रेवेन्यू का जो गाइडेंस है, कमेंट्स ही पढ़ रही हूं जो मैनेजमेंट कमेंट्स जो रिसर्च टीम ने दिया है, वो चाइनीज सप्लायर्स वाली बात भी इफेक्ट कर रही है। अभिषेक, दो तीन चीजें उन्होंने बोली है। एक तो डी स्टॉकिंग देखने को मिली है डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, और साथ ही एक प्राइसिंग प्रेशर तो कंपनी को झेलना पड़ रहा है। वो साफ साफ आप देखिए बेटा गाइडेंस जो है ना 8 से 12% से घटाकर उसको 3 से 7% की रेंज में कर दिया है। तो मतलब ऑलमोस्ट आधा कर दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसको पहले 6 से 10% के बीच में था, उसको घटाकर अब 1 से 5% की रेंज में कर दिया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये शेयर आखिर अभी टिका कैसे हुआ हरे निशान में, तो उसकी वजह यह है कि 750-800 रुपए के लेवल से लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्राइसिंग है, इस आशंका को बाजार पचा चुका है। क्योंकि जब ग्लोबल कंपनीज के जब नंबर्स आए थे, एफएमसी के, इसके अलावा बेयर क्रॉप के, साथ ही साथ बासफ के, जो कि मल्टीनेशनल्स हैं। बासफ तो एग्रोकेमिकल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इनफैक्ट। उसके बाद हमने इन शेयरों को करेक्ट होते हुए दिखा था और उसकी जद में यूपीएल का शेयर भी आया था। तो गाइडेंस थोड़े से नेगेटिव साइड पर। बस एक लाइन इसमें अच्छी ऐड कर देते हैं अभिषेक, जो एक ये भी आई, उन्होंने ये भी कहा कि रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी H2 से। तो शायद बाजार बाजार शायद इसको देखकर शायद इतना नहीं टूट रहा है स्टॉक। वॉच आउट करना होगा स्टॉक को। ठीक है, इस पर जरा एक व्यू ले लेते हैं। वैसे फिर से इस बार टेक्निकल चेक लेते हैं। श्रीकांत जी, यूपीएल क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए शेयर अभी अपने आप को संभाल के रखा हुआ है ग्रीन टेरिटरी में, मामूली से थिन से गेन से 625 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा है कि 750 के आसपास अब ये भाव आ गया है 625 पर। तो हालांकि अब यहाँ से डाउनसाइड फिलहाल तो नहीं दिख रही है, क्या पता कल को शायद माहौल थोड़ा खराब हो। आपको चार्ट पर क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या कुछ इनकरेजिंग साइंस है या नहीं है? बिल्कुल। तो देखिए, अगर यूपीएल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। 690-700 के करीब था और बहुत पहले तो कभी 850 के करीब भी ये ट्रेड हुआ करता था 2022 में। तो वहां से लगातार गिरते हुए अभी 625 के करीब आया है। अगर प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे देखें तो मुझे लगता है कि ऐसे इसमें ग्रेजुअल सेल ऑफ शायद या ग्रेजुअल वीकनेस बना रहेगा और 600 या 575 के रेंज में जा सकता है। बट बिकॉज एक हमने बड़ी रैली देखी थी इसमें, यानी कि अगर आप 2022 या 2021 के बिगिनिंग में अगर देखें तो ये स्टॉक लगभग 200 रुपए के करीब था। 200 वाला 800 रुपया हो गया था, उसका करेक्शन चल रहा है ये। सो इट्स अ टाइम बेस्ड करेक्शन। मुझे लगता है कि ये जो नंबर्स आए थे, ये नंबर्स जितने खराब आने चाहिए थे उतने आ चुके हैं। अगर ये स्टॉक 600 से लेकर 575 के रेंज में अगर मिलता है तो मुझे लगता है बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। तो करंट लेवल पे अगर किसी की अगर इन्वेस्टमेंट की पोजीशन अगर अटकी है तो मैं कहूंगा कि उसे होल्ड करे। थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिवाइवल भी आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से पोजीशन होल्ड करे। बट ये अगर शॉर्ट टर्म व्यू से अगर पोजीशन लेनी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल इसे अवॉइड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, शायद ये 20-25 रुपया और भी करेक्ट हो सकता है। तो करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशंस बिल्कुल अवॉइड करें। बिल्कुल, मतलब इतना प्राइस इन हो चुका है, इतना नीचे मिल रहा है आपको कि आपको लगता है कि आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो है, लेकिन ट्रेडिंग गेन्स यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, श्रीकांत को वो अवॉइड करना चाहते हैं। एक स्विंग के लिए हालांकि लक्ष्य ज़रूर इस पर रेकमेंड कर रहे थे कि आप इस लेवल पर एक छोटे से स्विंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात रही यूपीएल पर, लेकिन एक स्पेस जिसे काफ़ी ज़्यादा बाजार वॉचफुल है जिसको लेकर, वो है जियो फाइनेंशियल का। भारत में इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री की पूरी तैयारी कर रही है जीएफएस, और इटिना स्वदेश को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कंपनी जल्द ही इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के पास लाइसेंस के लिए आवेदन भी दे सकती है। एक बार अनुराग इस पूरी खबर को चेस कर रहे हैं, अनुराग शाह से समझ लेते हैं और ज़्यादा डिटेल्स। अनुराग बताएं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया है असेट मैनेजमेंट कारोबार के लिए। लोगों को इनोवेटिव और अफोर्डेबल तरीके से म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे। और अब जो कंपनी का प्लान है इंश्योरेंस कारोबार के लिए लाइसेंस आवेदन करने का, हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज IRDA को आवेदन करने वाला है लाइफ इंश्योरेंस कारोबार और जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए। और ये जो कंपनी है, इनका जो शुरुआती पूंजी होगी वो 1000 करोड़ होगी और कंपनी
कंपनी जिस तरह से IRD की प्रक्रिया है R1, R2 और R3 लाइसेंस का, जिसमें 6 से 8 महीने तक का वक्त लगता है, तो कंपनी का जो प्लान है 2024 के अंदर इंश्योरेंस कारोबार शुरू करने का, लोगों को प्रोडक्ट ऑफर करने का, और इसमें टेक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से भारत के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी जो ग्लोबल एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम है, तो टेक का इस्तेमाल करके दूर दराज के इलाकों में जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को ऑफर किया जाएगा। ये पूरी स्ट्रेटजी जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बनाई है। हाल ही में जो कंपनी का डीमर्जर हुआ था अपनी पेरेंट कंपनी के साथ, और उसके बाद जो लिस्टिंग भी हुई है, और लिस्टिंग के बाद तुरंत ही जो एक बहुत बड़ा ऐलान किया असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जॉइंट वेंचर करने का, ब्लैक रॉक जो कि एक विश्व प्रसिद्ध AMC कंपनी, उसके साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है। और अब जो अगला कदम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से होगा इंश्योरेंस कारोबार का, जिसके लिए कंपनी जल्द ही IRD को एप्लीकेशन देने वाली है लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो ये चारों बिजनेस पर अग्रेसिव रहेगी अभिषेक, चारों जगह बैंक्स तो होगा, AMC, इंश्योरेंस। हाँ, उसमें बस एक चीज प्रियंका, क्योंकि हमने देखा था ना जब ब्लैक रॉक वाली खबर आई थी ना, तो शेयर बहुत ज्यादा नर्वस नहीं किया, बिल्कुल नर्वस नहीं हुए। और उन्होंने इनफैक्ट हमारे साथ UTI AMC के मैनेजमेंट भी थे, उन्होंने कहा कि असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसमें वजह क्या है ना कि मैंने सवाल पूछा था उनसे, ये जो बिजनेसेस हैं, एसेट बेस इनका भी छोटा है। अभी इसमें देखिए आप हजार करोड़ डालेंगे, इंश्योरेंस के लिहाज से बहुत छोटा भी है, और अभी 8 से 9 महीने दूर की कौड़ी है ये। एक बार अप्लाई करेंगे, फिर उनको लाइसेंस मिलेगा, कारोबार शुरू करेंगे, तो कम से कम आप मान के लिए साल भर तो कोई ऐसा तनाव नहीं है फिलहाल इस फील्ड में। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रप्शन करते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है क्लियरली। वो तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिलायंस तो वैसे ही नोन है फॉर क्रिएटिंग डिस्ट्रप्शन, मार्केट शेयर गेन करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, वक्त ट्रेड्स, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स भी बुलिश होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि पीछे कई दिनों से कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड सेशन मिल रहा है। हालांकि मूव स्टॉक स्पेसिफिक काफी है, ऐसे में BTST ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स के क्या है। श्रीकांत, आज ट्रेड्स कौन से लेके जाएंगे आप? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि भारत फोर्ज यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। एक टेक्निकल ब्रेकआउट में स्टॉक कन्वर्ट हो चुका है। 920 के लेवल्स को क्रॉस करने में इसमें अगर इसके ओवरऑल पैटर्न को देखें तो इसने काफी वक्त लिया था, और उसके बाद ये क्रॉस हुआ है। तो यहाँ से ये जो भारत फोर्ज ने 920 के लेवल्स को क्रॉस करके 930 के लेवल्स अभी जारी रखे हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 960, 965 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भारत फोर्ज को लॉन्ग करें, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 915 रुपए का। भारत फोर्ज लॉन्ग ट्रेड 915 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इस बीच अडानी ट्रांस, नया नाम अडानी एनर्जी, इसके नतीजे आगे हैं। आय 3049 करोड़ से बढ़कर 3664 करोड़ रुपए पर अब ये शेयर इसका आ गया है आय। मुनाफे की बात करें तो 168 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ के फिगर रिपोर्ट किए हैं अडानी ट्रांस ने। और आप याद रखिए कि जब हिंडनबर्ग वाला जब मामला जब सामने आया था, तो सबसे ज़्यादा हमने देखा था कि अडानी ट्रांस में ज़्यादा हमें मार पड़ते हुए हमने देखी थी। लेकिन आंकड़े जो भी आए हैं वो ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और वैसे हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर कुछ दिनों से लगातार फोकस में भी हैं। अडानी ट्रांस, इस पर जरा लक्ष्य आप व्यू दीजिए, टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको ये? जी एक सेकंड। जी, अदानी ट्रांसमिशन का चार्ट तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली। यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा अपसाइड आपको मिल सकता है अगले 1 से 2 हफ्तों में। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो आ रहा है करीब 805 के आसपास, अगर आप छोटा बोलें, और अगर बड़ा 795 है। लेकिन अगर पोजिशनल व्यू है आपका, तो इसका जो ब्रेकआउट है वो 870 के बाद आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से 870 तक की चाल ये चल सकता है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। और ओवरऑल अगर किसी का थोड़ा मेजर लंबे समय का व्यू है तो यहाँ से आपको 1100 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको 870, 880 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप 795 का सपोर्ट लगाते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपको यहाँ से 40 to 50 पॉइंट्स पहले मिल सकते हैं। वहां पे फिर थोड़ा सा आपको ये परेशान कर सकता है, शायद कंसोलिडेट कर सकता है। फिर आपको अगर मेजर आपका ब्रेकआउट मिले तो आपको यहाँ पे काफी बड़े अपसाइड मिल सकते हैं। ठीक है, अडानी ट्रांस में क्षमता तो है 1100 के स्तर तक जाने की, लेकिन 50 रुपए अभी और चलने दीजिए, उसके बाद एक शायद दायरे में चला जाए, कंसोलिडेट करे। लेकिन 50 रुपए की गुंजाइश यहाँ से है, जो कि बैठती है करीब करीब 5%, 6% के आसपास। तो अडानी ट्रांस पर ये व्यू। लेकिन लक्ष्य जरा अपने BTST ट्रेड भी बता दीजिए, क्या लॉन्ग करेंगे, क्या शॉर्ट करेंगे, जरा बताइए। जी, मुझे यहाँ पे अदानी पोर्ट्स अच्छा दिखता है, और अदानी पोर्ट्स मुझे लगता है यहाँ से 795 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 795, 810 अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे भी।
एक दूसरा स्टॉक है HCL टेक, मुझे लगता है आईटी यहाँ से थोड़ा सा और बाउंस दिखा सकता है। ओवरऑल लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे बुलिश अभी नहीं हूँ। मैंने कहा है रेंज बाउंड रहेगा, 5% ऊपर 5% नीचे इस टाइप से रेंज रहेगी। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि HCL टेक यहाँ से आपको अगर ऑलमोस्ट 1095 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको 1140 1155 तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा ना रखें, क्योंकि आईटी में कभी भी चीजें बदल सकती है। क्योंकि यूएस में जो नैस्डैक है, मुझे लगता है कि वो आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में एक मेजर रिवर्सल दिखा सकता है। एक रिस्क है वहां पे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। पूछने ही वाली थी, आपने बता ही दिया लक्ष्य, क्योंकि नास्डैक पिछले हफ्ते भी 2% चढ़ा, लेकिन आईटी में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली इंडियन आईटी स्टॉक्स में कंसिस्टेंटली मूव नहीं दिख रही है। लेकिन ऑफ कोर्स शाइना से समझते हैं, शाइना ये दोनों लगाट जो स्पेसेस थे, मेटल अपने एक रीज़न से चल रहा है, अभी ग्लोबल ग्रोथ वापस आती हुई दिख रही है, चाइना के स्टिमुलस की बातें हैं। आप आईटी को कैसे रीड कर रही हैं? आपको आईटी इन लेवल्स पर अब वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा दिख रहा है? मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, या अभी भी आईटी पर व्यू नहीं बन पा रहा है? बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आईटी में आपको हो सकता है कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखे, क्योंकि जो कंपनीज है उन्होंने गाइडेंस काफी अक्रॉस द बोर्ड नीचे किया हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक पिकर हो तो डिक्लाइंस जो है, जो अभी हमको दिख रहे हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी जैसे करके ऐड करते जाइए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज बोल रहे हैं कि ग्रोथ शॉर्ट टर्म के लिए स्लो है, लो ग्रोथ दिखा रहे हैं गाइडेंस से। बट अगर आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म है, वो कह रहे हैं कि उनका जो डिजिटल वर्टिकल्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा ओवर द मीडियम टर्म, और उनके जो ऑर्डर बुक है काफी अच्छा है। तो अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक, जैसे आप इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ऑफ कोर्स मोस्ट एक्सपेंसिव बट स्टिल, और मिड कैप में बिरला सॉफ्ट अच्छे नंबर्स थे उनके। तो यू कैन लुक एट मिड कैप स्टॉक्स आल्सो एंड यू कैन लुक एट द लार्जर स्टॉक्स आल्सो, बट अगर आपका लंबा नजरिया है एंड एट एनी डिप्स। गिरावट पर आपको आईटी शेयर खरीदने हैं। बाजार बंद होने में करीब करीब 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन कल का सत्र भी बहुत अहम होने वाला है। बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए, ऑटो नंबर्स होंगे ही, लेकिन बाकी और क्या ट्रिगर्स हैं, ये पूरा का पूरा आंकड़े बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए कल क्या होगा फोकस में? जी बिल्कुल, कल अगर हम देखें तो ग्लोबल क्यूज़ के लिहाज से हम देखेंगे कि भारत, यूएस, यूके और यूरोजोन की तरफ से एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज़ होगा। इसके अलावा यूरोजोन की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आएगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर हम देखेंगे कि ऑटो सेल्स के नंबर्स तो आने ही वाले हैं, मगर इसके अलावा अनंतराज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। पिरामिड फार्मा भी हमारे रेडार पर रहेगा। कल आखिरी दिन है ये स्टॉक को खरीदने का, अगर आपको राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा कल आखिरी दिन है क्रिसिल, एलएनटी और शेयर इंडिया खरीदने को, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। एक्स डिविडेंड डेट है कल डीबी कॉर्प, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जेके सीमेंट, ओरिएंट पेपर, रूपा एंड कंपनी, शारदा क्रॉपकेम और एसआरएफ की। इसके अलावा एजीएम होने वाली है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में एक एसएमई आईपीओ खुलने जा रहा है ओरियाना पावर का, तो इसे हमें ज़रूर अपने रेडार पर रखना होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारे इवेंट्स हैं जिन पर नज़र रखनी होगी। शुक्रिया वामाक्षी, ये सारे ट्रेड्स हमें, ये सारे इवेंट्स बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, लास्ट के कुछ मिनट और एक बार कुछ और ट्रेड्स भी चेक कर लेते हैं। जिस तरह की तेज़ी इस वक्त पावर स्टॉक्स दिखा रहे हैं, एनटीपीसी 4% की तेज़ी के साथ है, इसे राइट करना चाहिए अभी भी श्रीकांत? क्योंकि आप पिछले हफ्ते के भी मूव देखें, चाहे एनटीपीसी हो, आरईसी हो, इनमें अच्छी मूव रही है, अभी राइट करना चाहिए? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी में अभी भी यहाँ से जो भी एक रैली हो रही है उसे राइड करना चाहिए। उसका रीजन यही है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 14-15% के गेन्स इसने वीकली बेसिस पे बनाए हैं। मंथली बेसिस पे भी अगर आप देखें तो इसमें कंप्लीट रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, और इतने बड़े रिवर्सल फॉर्मेशन के साथ अगर कोई स्टॉक अगर पूरे सेक्टरल परफॉर्मेंस के साथ अगर चल रहा है, तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 235 से लेकर 240 के लेवल्स दिखा सकता है, और इवेंचुअली हमें लगता है लॉन्ग रन में 280 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो बने रहे, अगर ट्रेडिंग पोजीशंस अगर फ्रेश करंट लेवल से अगर लेनी है तो 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और अगर यहाँ से अगर ऑलरेडी पोजीशंस अगर है तो मुझे लगता है कम से कम 230-32 का टारगेट रख के चल सकते हैं। एनटीपीसी 230-232 से पहले नहीं थकेगा, ऐसा लगता है श्रीकांत जी को। लेकिन रफ्तार में आज है रेलवे शेयर, और आईआरसीटीसी को एक ज़माना हो गया कि हमने कायदे से चलते देखा है, लेकिन आईआरसीटीसी आज चल रहा है, 1.5% की तेज़ी वहाँ पर है। इसके अलावा आरवीएनएल
IRFC, राइट्स, इरकॉन, जो भी शेयर आप देखेंगे वहां पर आपको तेजी दिखेगी। और IRFC का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 52 हफ्ते की ऊंचाई पर, 38 रुपए के ऊपर भाव इसका फिर से निकला है। आपको याद होना चाहिए कि 20 रुपए से कम का इसका भाव हुआ करता था और वहां से जो रफ्तार पकड़ी इसने पिछले साल, फिर वो 35 रुपए के ऊपर तक ये शेयर गया था, इनफैक्ट 38 के आसपास तक गया था। अब ये 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत जी, आप जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि IRFC ऐसा कई दफा हुआ है कि 35 रुपए तक तो ये शेयर गया, उसके बाद थकान आ गई, सेलिंग आ गई, फिर शेयर नीचे आ गया। अभी ये फिर से हम देख रहे हैं कि आज 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 40 रुपए की तरफ झांक रहा है। क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, आपको लगता है ये? बिल्कुल। तो देखिए, ये जो टेक्निकल ब्रेकआउट आज हमें देखने मिला है 35 के ऊपर, उसमें प्राइस एक्शन भी है और साथ ही साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है। तो वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी के बाद अगर कोई प्राइस ब्रेकआउट अगर आता है तो वो काफी जेन्युइन होता है। ये पॉसिबल है कि अगर कोई थ्रोबैक अगर आता है मार्केट में तो शायद ये स्टॉक 35 के करीब आ सकता है। लेकिन जैसे इसने काफी मल्टी मंथ्स का हाई क्रॉस किया है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 45 से लेकर 47 के लेवल्स तक आने वाले दिनों में जाते हुए देखेगा। और जैसे मैंने पावर की बात की, रेलवे स्टॉक्स में भी कुछ उसी प्रकार का फॉर्मेशन है। सभी स्टॉक्स में परफॉर्मेंस है, टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो मिड कैप से लेकर लार्ज कैप में सभी में मोमेंटम भी है, सभी में न्यूज फ्लो भी है। तो हमें लगता है कि इन सभी रेलवे स्टॉक्स को करंट लेवल से भी राइड किया जा सकता है। ऑलराइट, आज क्योंकि मैक्रोटेक और यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्स वहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं रियल एस्टेट पैक के, कोई रियल एस्टेट स्पेस में आप ट्रेडिंग के लिए आज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं लक्ष्य? जी, रियल एस्टेट में मैं बेसिकली DLF को ट्रैक करता हूँ, लेकिन अभी मैं ये कहूंगा कि ये एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अटेम्प्ट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से आपको 535 तक के लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देख रहे हैं, बनता हुआ फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो ये ब्रेकआउट की कोशिश करेगा, जगह भी है यहाँ पे। तो मुझे लगता है अगर आपका थोड़ा सा लंबा व्यू है तो 555 तक का लेवल भी आ सकता है, लेकिन इमीडिएटली मुझे लगता है 530, 535 तक ये जा सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 510 का, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा टारगेट हम बड़ा रख रहे हैं इससे। स्टॉप लॉस के साथ DLF को लॉन्ग करना है। प्रियंका, सुबह के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि चावल वाले शेयर चमक रहे हैं। हाँ। अभी आप देखेंगे चमक बढ़ गई है। LT फूड्स करीब 9% ऊपर है। आप KRBL के शेयर देखिए 5% तेजी वहां पर है। चमलाल सेठिया वो भी करीब 5-6% ये शेयर चल रहा है। और इसमें LT फूड्स ये शेयर करीब 4 महीने में 90 रुपए से 180 रुपए का हो गया है। तो क्या अमेजिंग रैली है। अच्छा देखिए, अमेरिका से लगातार तस्वीरें आ रही थी कैसे वहां पर चावल के लिए झगड़े की स्थिति है। तो यहाँ पर आप चावल कंपनियों, चावल तो आराम से खाइए, खीर पकाइए, हम पकवा रहे थे, और आराम से ये शेयर भी जिनके पास है उनको बढ़िया मुनाफा कमा के दे रहे हैं। नतीजे हमने देखे थे, LT फूड्स के बहुत दमदार आए थे, प्रॉफिट में तकरीबन 44% के आसपास का जंप था। अब श्रीकांत जी, LT फूड्स ये चमक कहां तक ले जाएगी शेयर को, क्या लग रहा है? अगर किसी को ये राइस वाले स्टॉक्स लेने हैं तो क्या लगता है कि LT फूड्स ठीक है या फिर KRBL ओके है? देखिए, मुझे लगता है कि LT फूड्स में जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें जो न्यूज फ्लो चल रहा है, साथ ही साथ जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, ये दोनों अगर आप जोड़े तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी और अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। कंपनी के इनफैक्ट और भी कई सारे प्रोजेक्शन है और ये रेडी टू ईट्स में भी आने वाले कुछ महीनों में जा सकता है। तो कई सारे नए डेवलपमेंट्स भी कंपनी के थ्रू आ सकते हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल LT फूड्स पे ही ज्यादा फोकस करें, इसे होल्ड करके रखें। कम से कम 200 के टारगेट्स नजर आते हैं जो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा इसके लिए। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि जैसे इसमें मोमेंटम बना है, शायद कंसोलिडेशन के बाद और एक रैली देखने मिले। तो जो भी करेक्शन अगर यहाँ से आता है उसमें और लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। तकरीबन 165 या 160 के करीब अगर आता है तो एक कॉन्फिडेंट बाय रहेगा, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि 200 के करीब अगर कुछ पोजीशन है तो उसमें मुनाफा वसूला जा सकता है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन अब बाजार जैसे से क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि तेजी भी बढ़ रही है। इनफैक्ट अब 19,750 के ऊपर निफ्टी है और इनफैक्ट अभी भी आप देखें तो जो ट्रेंड दिख रहा है आज, क्योंकि मंथ एंड भी है जुलाई का, अगस्त एक्सपायरी के लिए जो आपको अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड दिख रहा है, इस वीक की एक्सपायरी के कुछ डेटा पॉइंट्स है कि ऊपर की 19,800 की हो, 19,900 की, उनमें अच्छी कॉल बाइंग दिख रही है।
बट यस 19,900 एक बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, जिसे वॉच जरूर करना होगा। लेकिन लग रहा है कि 3 अगस्त तक जो इस वीक की एक्सपायरी होगी वहां पर आपको एक ऊपर का ट्रेंड जरूर दिख रहा है और अच्छा बेस आपको 19,700 600, क्योंकि वहां पर पुट राइटिंग में अच्छी खासी हो रही है। तो इसीलिए सारे लॉन्ग के ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट ज्यादा इनिशिएट कर रहे हैं। आज इस बार फिर से जो पिछले हफ्ते आपको एक ट्रेंड दिखा कि पावर स्पेस सबसे ज्यादा लीड कर रहा था, आज एटलीस्ट हफ्ते की शुरुआत जो किया है वो पावर स्टॉक्स ने दमदार प्रदर्शन दिखाया। इनफैक्ट टॉप गेनर्स अगर आप निफ्टी की बात करें तो उसमें पावर स्टॉक्स हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनमें अच्छी मूव है। मिड कैप में टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स हैं, और सिर्फ पावर नहीं, आप एनर्जी और यूटिलिटीज को भी देखें तो वहां पर भी आपको एक अच्छी मूव दिख रही है। पीएसयू स्पेस अच्छा दिख रहा है, और साथ ही अब धीरे धीरे क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऊपर आ रहा है तो आप ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स को भी ऊपर आते हुए देख रहे हैं। आज मेटल से आज भी इनफैक्ट कहना चाहिए सपोर्ट मिला। पीएमआई चाइना के नंबर्स आए, स्टिमुलस की बातें हो रही है, और पिछले 1.5 हफ्ते से आप मेटल्स को देख रहे हैं चल रहे हैं। आज आईटी से भी सपोर्ट मिला। इसे निफ्टी में एक चाल अच्छी है क्योंकि निफ्टी पर सारे परफॉर्मिंग आज आपको स्पेसेस दिखे। थोड़ी बहुत आपको जो प्रॉफिट बुकिंग दिखी वो एफएमसीजी और कुछ सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में जहाँ अच्छी मूव पिछले हफ्ते थी, या जहाँ न्यूज फ्लो का एक इम्पैक्ट है वहां पर आप जरूर देख रहे हैं। सो बढ़ने वाले काउंटर्स में आपको एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स, ओएनजीसी और कुछ आईटी काउंटर्स में टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। स्टील काउंटर्स, मेटल काउंटर्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में आपको एक मूव दिख रही है। आप ऐसे घटने वाले शेयर्स की अगर बात करें, आज अपोलो पे जो एक रिपोर्ट आई ना, नेगेटिव रिपोर्ट जो कॉशियस रिपोर्ट थी, वो आप देखें क्योंकि वैल्यूएशन उनको प्रीमियम लग रहा है, चाहे मैक्स की हो चाहे अपोलो की, वहां से 3-3.5% का आपको नुकसान दिखा। तो अपोलो हॉस्पिटल पर दबाव है। उसके अलावा एफएमसीजी सॉफ्ट थोड़ा सा पैक हुआ है, ब्रिटानिया जैसे 2% के ऊपर। हाँ, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया हाँ, उसका फायदा मिल रहा है। करेक्ट। टेक महिंद्रा में भी आप देखिए आज आईटी सारा इनफैक्ट चल भी रहा है, आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए आपको निफ्टी आज बेहतर स्ट्रेंथ के साथ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक से भी सपोर्ट एक्सटेंड किया है, लेकिन आपको निफ्टी में तो एक्चुअली मेजर जो सेक्टर्स है वहां से अच्छी मूव दिख ही रही है। आप सेक्टर वाइज भी बात करें तो जो सबसे ज्यादा लीडिंग सेक्टर है जहां से बड़ी तेजी आ जा रही है उसमें आपको पीएससी, मेटल, एनर्जी, आईटी, कमोडिटीज, इनकी बात करनी होगी। इनफैक्ट आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं कुछ कह देता हूँ। मुझे लगा आप ऐड कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो वॉल्यूम्स है ना, जो मेटल स्टॉक्स में, एनर्जी वाले स्टॉक्स में वॉल्यूम बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ से संकेत अब ये भी है कि अच्छा अभी थकान यहाँ पे आने वाली नहीं है, अभी नहीं दिख रही है। और इनफैक्ट इमीडिएटली इस वीक की एक्सपायरी के लिए तो आपको तेजी का ट्रेड दिख रहा है। इसी तरह से मिड कैप में आप देखें तो आज फर्टिलाइजर और केमिकल के कुछ स्टॉक्स में भी अच्छी मूव, तो कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स में 5% की मूव है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल में देखिए रिपोर्ट थी कॉशियस, फोर्टिस उसका फायदा उठा रहा है, 4.5% तेज है। किसी का फायदा किसी का नुकसान, तो दस्तूर है मार्केट का। बिल्कुल। तो ओवरऑल आज सारे स्पेसेस से आपको सेक्टर्स वाइज कंट्रीब्यूशन अच्छी देखी। कुछ एफएमसीजी स्पेसेस थे जहां से हमें एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स से जहां से आपको थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और अदरवाइज आईटी, मेटल्स, एनर्जी, पावर स्पेस ने पावर भरी पूरे दिन के ट्रेड में, और अब हम 19,750 के ऊपर भी क्लोज करते हुए दिखाई दे। अच्छा, आईटीसी को देख कैसा लग रहा है कि पूरा स्ट्रीट बैठा हुआ था बस इस उम्मीद में कि डिमर्जर कंपनी ऐलान कर दे। हाँ, जैसे ही बस बता दिया कि हम करने वाले हैं, वो जो बात थी ना, वो बबल पूरा निकल गया, का पार्ट निकल ही गया। हाँ, वो निकल के वो उस पे स्टेबल हो गया है। हाँ, उस पे स्टेबल हो गया। करेक्ट। चलिए ठीक है। सो ओवरऑल अ गुड सेशन। देखना होगा ओवरनाइट क्यूज किस तरह से निकल कर आते हैं। कल सुबह आपसे फिर होती है मुलाकात। हमारे सर एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्य, श्रीकांत, शाइना, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया। मुझे और अभिषेक को लीजिए इजाजत। अगला शो मनीष